हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी स्किल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? बड़े दिनों बाद जो है मिलना हो रहा है क्योंकि काफ़ी समय लग गया है लाइव क्लासेस में। अभी आप सभी को पता है बच्चे कि हमारा किरांदुल और बछेली कॉम्प्लेक्स के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, इसमें भी जो है आपकी लाइव क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, सिलेबस जो है वहाँ पर आपका ख़त्म किया जा रहा है, तो उसके बीच में जो है यूट्यूब के लिए थोड़ा सा कम ही समय मिल पा रहा है। लेकिन चलिए, मैंने आपके लिए समय निकाला और एक सेशन जो है आपके लिए लेकर के आई हूँ। बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन बस्तर डिवीज़न। ठीक है, बस्तर डिवीज़न में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। हम सिर्फ बस्तर संभाग के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे, उस पर उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कुछ ऐसी जगह हमें मिलेंगी जो कि सिर्फ बस्तर में नहीं, वो छत्तीसगढ़ में फेमस है। ठीक है, वो जो है आपका भारतवर्ष में फेमस है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फेमस प्लेसेस हैं। ठीक है, और इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब आप यहाँ पे जॉब करने जाएंगे, ठीक है, जब आप यहाँ पे नौकरी करने जाएंगे तो ये जगह आपको जाना है। ठीक है, ये जगह ऐसी है जहाँ पे आप लोग घूमने फिरने जा सकते हैं, है ना। पूरे हफ्ते काम तो नहीं करने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है, सैटरडे संडे को घूमने निकल जाएंगे तो जगह आपको पता होनी चाहिए ना कि अगर मुझे घूमना है, सिर्फ जो है आपका बेलाडीला के पहाड़ों में ही नहीं घूमना है, आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से शहर हैं, कौन कौन से गाँव हैं, क्या वहाँ की खासियत है, कौन कौन से वहाँ पे पर्यटक स्थल है जहाँ पर मैं घूम सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चे आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको पूछा है कि बस्तर संभाग का प्रशासनिक मुख्यालय और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देखिए बच्चे, इसे आप गेट कह सकते हैं। ये है आपका बस्तर डिवीज़न का गेट। ठीक है, बस्तर में आपको पता है ना, छत्तीसगढ़ का नक्शा आप लोग अगर देखें तो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी वाला हिस्सा है, दक्षिण वाला हिस्सा है, उसे जो है बस्तर कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वहाँ एंटर करना है, जैसे अबूझमाड़ जैसी जगह है ना, वहाँ अगर आपको जाना है तो आपको कहाँ से जाना पड़ेगा? यहाँ से जाना पड़ेगा। कौन सा शहर है ये बस्तर संभाग का सबसे बड़ा शहर है, सबसे फेमस भी है, जगदलपुर, है ना। इससे पहले जब इंपॉर्टेंट संस्थाएं मैंने आपको पढ़ाई थी तो संस्थाओं में हमने देखा था जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वो यहीं पे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, आपके प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, सारे के सारे आपके जगदलपुर में है। सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, और ये हर जगह जाने के लिए जो है आपका गेट है। देखने में बड़ा डेवलप है, अगर आप इसे देखेंगे यूट्यूब वगैरह पे तो ये बहुत ही डेवलप जो है आपका सिटी है। ठीक है, तो जगदलपुर बच्चे आपका सबसे बड़ा शहर भी है और प्रशासनिक मुख्यालय भी है। जो भी इस डिवीज़न का एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब कुछ यहीं से कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी ऑफिसेज हैं, जो भी आपके डिपार्टमेंट है, वो उसके हेडक्वार्टर आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जगदलपुर बस्तर संभाग का प्रशासनिक मुख्यालय है और बच्चे ये सबसे बड़ा शहर भी है। अगला प्रश्न है, जगदलपुर ऐतिहासिक रूप से, एक और चीज याद रखना जगदलपुर के बारे में, इसे बस्तर का सांस्कृतिक केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, बस्तर का सांस्कृतिक केंद्र आपको पूछा जाएगा किसे कहा जाता है, तो ये भी जो है जगदलपुर को ही कहा जाता है। अगला बच्चा, जगदलपुर ऐतिहासिक रूप से किस राजवंश की राजधानी रहा है? अब वर्तमान में भी अगर आप लोग देखेंगे ना तो बस्तर में जो है एक डायनेस्टी के, हालांकि अभी तो यहाँ पर राजशाही नहीं चलती है क्योंकि डेमोक्रेसी आ गई है, लेकिन फिर भी आपको कुछ राजवंश के पीढ़ी के लोग मिल जाएंगे, है ना। उनकी पीढ़ी जो है, उनके जो वंशज है वो जो है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा राजवंश है ये है आपका काकतीय। ठीक है, याद रखना बच्चे, कौन सा है ये है आपका काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश के टाइम पीरियड में ना इनकी राजधानी हुआ करती थी जगदलपुर। ठीक है, तो जगदलपुर ऐतिहासिक रूप से काकतीय राजवंश की राजधानी रहा है और इन्हीं के राजाओं के द्वारा जो है इस शहर को बसाया भी गया है। उसका डेवलपमेंट भी जो है इन्हीं राजाओं के द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखना बच्चे, काकतीय राजवंश। जगदलपुर में कौन सा ऐतिहासिक निवास स्थान है जो कि बस्तर के शाही इतिहास का प्रतीक है? यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा है एक पैलेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि आज भी जो है आपको वहाँ पे पैलेस देखने को मिलेगा। आज भी जो है वहाँ पे काकतीय वंश के जो वंशज हैं वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो राजा लोग कहाँ रहते हैं बच्चे? यही तो रहते होंगे। ठीक है, तो ये है आपका बस्तर पैलेस। ठीक है, ये क्या है? आपका बस्तर पैलेस है। आपको पूछा जाएगा बस्तर पैलेस कहाँ पे है, तो ये आपका जगदलपुर में है। काकतीय राजाओं का ऐतिहासिक निवास स्थान है और बस्तर के शाही इतिहास का प्रतीक भी है। ठीक है कहाँ पे? ये आपका जगदलपुर में। चलिए, बस्तर की विविध जनजातियों की जीवन शैली, पारंपरिक वेशभूषा और कलाकृतियों का संग्रह किस संग्रहालय में है? बताइए बच्चे, ये आपका एक म्यूजियम है। ठीक है, ये एक संग्रहालय है। इसके भीतर क्या रखा गया है? बस्तर में जितनी जनजातियां हैं उन जनजातियों से रिलेटेड उनकी वेशभूषा हो गई, उनकी पारंपरिक परंपराओं से रिलेटेड, उनकी जीवन शैली से रिलेटेड, कलाकृतियों से रिलेटेड जो है कलेक्शन जो है वहाँ पे आपके किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, मानव शास्त्र है, रायपुर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे ये है आपका मानव
शास्त्र संग्रहालय, ये भी कहाँ पे है आपका, जगदलपुर में है। तो मानव शास्त्र संग्रहालय में यहाँ के जनजातियों की जीवन शैली, उनके औजारों, कलाकृतियों, वेशभूषा, ठीक है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। दंतेवाड़ा नगर किस देवी के नाम पर पड़ा हुआ है, तो बहुत ही आसान है, माँ दंतेश्वरी। दंतेवाड़ा जो नाम है, दंतेवाड़ा अपने आप में क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, एक जिला है, तो इस जिले का नाम जो है माँ दंतेश्वरी के नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पूरे बस्तर क्षेत्र के लिए बच्चे, जितने भी यहाँ पे जनजातीय समुदाय है ना, उनके लिए जो है आपकी आराध्य देवी है, ठीक है। उनकी मतलब आप लोग कह सकते हैं कि उनके लिए इनसे बड़ा यहाँ पे अगर हम उसमें देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है उच्च स्थान जो है उन्होंने इन्हें ही दिया है, ठीक है। तो दंतेश्वरी देवी जो है आपको याद रखना है, ये आपका कहाँ पे है, दंतेवाड़ा में है। ये नगर का नाम यहाँ की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी के नाम पर पड़ा हुआ है। ये भी अपने आप में जो है आपका काफ़ी फेमस प्लेस है दंतेवाड़ा, जहाँ पे आपको जॉब करने के लिए जाना है, ठीक है। तो जिस जगह आप लोगों को जाना है बच्चे, बेलाडीला, वो बेलाडीला इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, यानी कि दंतेवाड़ा के अंदर है। माँ दंतेश्वरी मंदिर किस नदी के संगम पर स्थित है। अब यहाँ पे आपके दो रिवर आती हैं, जहाँ पे आपका मंदिर है ना, यहाँ पे एक तरीके का संगम है, तो दो नदियों का संगम है, एक संखनी नदी, एक आपके डंकिनी नदी है। दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा नगर पवित्र संखनी और डंकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। अगर आप संखनी डंकिनी नदियों को देखेंगे ना बच्चे, तो ये भी आपके कहाँ से बहते हुए आती हैं, जो बेलाडीला की पर्वत श्रृंखला है वहाँ से जो है आपकी बहती हुई आती है। इसीलिए जो आपकी संखनी नदी है ना, इसका जो पानी देखेंगे आप तो रेड देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, लो अयस्क है, लो अयस्क के कारण जो है पानी में आपका रेडनेस आती है, इसीलिए जो है ये आपकी एक लाल नदी है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है बच्चे। अगला है, किस नगर को छत्तीसगढ़ का शिल्प ग्राम या फिर शिल्प नगरी कहा जाता है। जगदलपुर है, दंतेवाड़ा है, कोंडागांव है, नारायणपुर है। जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर। पहले तो ये जो आपके चारों जगह है ये आपको कहाँ पे मिलेंगे बच्चे, बस्तर संभाग में मिलेंगे, ठीक है। बस्तर संभाग में आपके चारों जगह आपको देखने को मिलेंगे। अपने आप में सारी की सारी वैसे फेमस ही जगह है। नारायणपुर हो गया आपका, ठीक है, दंतेवाड़ा हो गया, जगदलपुर हो गया, कोंडागांव हो गया। तो इनमें से अगर आपको शिल्प नगरी, ठीक है, या फिर छत्तीसगढ़ का शिल्प ग्राम देखना है, छत्तीसगढ़ की जो क्राफ्ट है, ठीक है, उसका जो है अगर आपको देखना है, उसे जो है आपको खरीदने जाना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कोंडागांव जाना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, कोंडागांव जो है आपका बहुत फेमस है। यहाँ पे जो है इस तरीके के क्राफ्ट मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ को जो क्राफ्ट है या फिर बस्तर क्षेत्र का जो क्राफ्ट है, चाहे वो आपका ढोकरा आर्ट हो गया या फिर जो आपका लोहे का जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो हो गई, ठीक है, या फिर जो बांस से चीज़ें बनाई जाती हैं वो हो गई। तो बेसिकली जो क्राफ्ट तैयार किया जाता है ना, उसका जो है आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा मार्केट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए कोंडागांव को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है शिल्प नगरी, ठीक है। क्या कहा जाता है बच्चे, शिल्प नगरी या फिर छत्तीसगढ़ का शिल्प ग्राम कहा जाता है। कोंडागांव अपनी किस कला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ढोकरा कला है, कास्ट कला है, मधुबनी पेंटिंग है, पटचित्र कला है या फिर आपका गोंड पेंटिंग है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा कि मेटल से बनी हुई जो है आपकी छोटी छोटी स्टेचूज हैं, ठीक है, मेटल से बनी हुई है। और अगर ध्यान से देखेंगे तो बेल मेटल से बेल मेटल से बनी हुई आपकी ये वस्तुएं हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी मेटल से बनी हुई जो आपकी मूर्तियां हैं छोटी छोटी, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका ढोकरा कला, ठीक है। तो विश्व भर में जो प्रसिद्ध है कोंडागांव में, वो बच्चे आपका एक तो ढोकरा आर्ट है और दूसरा जो है आपका लकड़ी पे जो आपका तराश करके काम किया जाता है, यानी कि कास्ट कला, ठीक है। अपनी समृद्ध जनजातीय कला, हस्तशिल्प विशेष करके ढोकरा कला, बेल मेटल क्राफ्ट और कास्ट कला यानी कि वुड कार्विंग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन्हीं दोनों कलाओं से रिलेटेड जो आपके प्रोडक्ट हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगला है बच्चे, ढोकरा कला में किस पद्धति का इस्तेमाल करके धातु की मूर्तियां और कलाकृतियां बनाई जाती हैं। देखिए बच्चे, ये जो है पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि लोहे का सांचा है, लोहे को सांचे को जो है आपका फिर चारों तरफ से एक मिट्टी से जो है ढक लिया है, ठीक है। और उसके बाद में वो जो ये मोम का सांचा है, ये मोम का सांचा है। मोम के सांचे में जो है आपका पहले मोम का सांचा बनाना है, ठंडा करने के बाद में उसे चारों तरफ से इस तरीके से जो है आपका क्ले यानी कि जो मिट्टी है ना, उससे जो है आपका उसे चारों तरफ से लपेट देना है। और फिर जो है उसमें आपका जो धातु का तरल है, जो धातु को पिघला करके जो आपका लिक्विड बना है, उसको जो है इसके अंदर भर देना है। फिर क्या होगा, जो मेटल होगा वो मेटल जो है उसकी शेप, जिस शेप में वो मोम बना हुआ है ना, जो सांचा बना हुआ है, उसको जो है आपका वो उस शेप में जो है अपना आकार ले लेगा, ठीक है। और जब आप उसे मिट्टी, क्योंकि मिट्टी तो सूख करके ब्रेक हो जाती है, जब आप उसे ब्रेक करेंगे तो अंदर जो है आपका ये जो मेटल हमने डाला था वो मेटल जो है आपका कास्ट हो जाएगा, वो सॉलिड हो जाएगा। और फिर जो है जो भी आपने बनाया था सांचे में वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये प्रोसेस अपनाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। क्या कहा जाता है,
लॉस्ट वैक्स टेक्निक इसे कहा जाता है। इसी का इस्तेमाल बचे सिंधु घाटी, आप लोगों ने सुना होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, वहाँ पे भी जो है आपका कांसे की चीज़ें बनाई जाती थी, कांसे की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, ठीक है, कांसा, पीतल, तांबा, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। तो उसका इस्तेमाल करने के लिए जो स्टैचू बनाई जाती थी ना, उसके लिए भी यही टेक्निक का इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो है आपकी यही टेक्निक चलती थी। और इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, मोम की ढलाई या फिर लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक इसे कहा जाता है, ठीक है। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से कहा जाता है। लॉस्ट वैक्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो मोम का हमने ढांचा तैयार किया है ना, जब उसमें आप गरम गरम मेटल डालेंगे तो वो तो पिघल जाएगा, सब हमें मेटल मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसे क्या कहा जाता है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहा जाता है। ढोकरा कला एक प्राचीन गैर लोह धातु कास्टिंग है। गैर लोह धातु क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ से मतलब इस कला से जो है लोहे की कास्टिंग नहीं होती है। जो बाकी के आपके मेटल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपके एलॉय है ना, कांसा हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, इनकी जो है कास्टिंग की जाती है, लोहे की नहीं, ठीक है। तो गैर लोह धातु की कास्टिंग करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मोम की ढलाई पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। धातु की मूर्तियां, कलाकृतियां जो है बनाई जाती है। और इसी आर्ट को जो है बस्तर में क्या कहते हैं, ढोकरा कला कहते हैं, ठीक है, याद रखना बच्चे। नारायणपुर किस जनजाति और दुर्गम क्षेत्र के प्रवेश द्वार के लिए जाना जाता है, नारायणपुर, अभी ऑप्शन में आया था नारायणपुर, ठीक है। नारायणपुर अपने आप में बच्चे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, बस्तर संभाग का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। तो इसे जो है जाना जाता है किसके लिए, गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र, अबुझमड़िया जनजाति अबुझमाड़ क्षेत्र, भील जनजाति सतपुड़ा क्षेत्र, बेगा जनजाति मेकल क्षेत्र। मतलब कि जो नारायणपुर है, अगर आपको इनमें से किसी जनजाति से मिलना है, आपको ऑप्शन में दिए ना सारी की सारी जनजाति इनमें से किसी जनजाति से आपको मिलना है, नारायणपुर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सी जनजाति है बच्चे, ये है आपका अबुझमाड़, ठीक है। चाहे आप अबुझमाड़ क्षेत्र कहिए, अबुझमाड़ जनजाति कहिए, तो अबुझमड़िया जो जनजाति है, इन लोगों से अगर आपको मिलना है तो आपको जाना पड़ेगा नारायणपुर। नारायणपुर अपने अनूठी जनजातीय संस्कृति, विशेषकर अबुझमड़िया जनजाति और दुर्गम अबुझमाड़ क्षेत्र का प्रवेश द्वार होने के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो अबुझमाड़ क्षेत्र के बारे में तो बहुत बार मैंने आपको बता दिया ना, ये बेसिकली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कि इंडियन गवर्नमेंट का सर्वे अभी तक नहीं पहुँचा है, ठीक है। खैर अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही कि 2026 तक इस पूरे रेड बेल्ट एरिया, ये रेड बेल्ट एरिया है बच्चे, अबुझमाड़ जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे जो है आपका नक्सली है मतलब अभी जो है संघर्ष चल ही रहा है लगातार, है ना। जो आपके छत्तीसगढ़ की जो बस्तर फोर्स है वो लगातार जो है इस काम में लगी हुई है, और भी जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो इस काम में लगी हुई है कि यहाँ से नक्सलियों को जो है आपका खत्म किया जा सके। 2026 तक का टारगेट लिया है भारत सरकार ने। अब देखते हैं कितना जो है गवर्नमेंट अपने काम में सक्सेसफुल हो पाती है, लेकिन ये वही सेक्टर है बच्चे, ठीक है। तो रेड बेल्ट एरिया में आता है, बहुत सारे यहाँ पे जो है जंगल, बहुत घना जंगल है, उसके अंदर जो है बहुत सारे विलेजेस हैं, बहुत सारे गांव हैं, है ना, जिसका मालूम भी नहीं है सरकार को कि कितने गांव है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे नाला है, ठीक है। तो अनसर्वेड एरिया है, अबुझमाड़ इसीलिए कहा जाता है इसे, जिसे कोई बूझ नहीं पाया, ठीक है। तो घना जंगल है, और ये जो अबुझमाड़ क्षेत्र है ये आपका नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नारायणपुर पे कौन सा महत्वपूर्ण आश्रम स्थित है जो कि जनजातीय कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, तो ये है बच्चा आपका रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भारत में किसके द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे ये जो है आपके विवेकानंद के गुरु थे, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन चलाया था। और आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे रामकृष्ण मिशन की जो सोसाइटी है वो काम करते हैं ना, ये जो एसोसिएशन काम करता है, वहाँ पर वो समाज सेवक का काम करता है। तो यहाँ पर जो जनजातियाँ हैं, खास करके जैसे अबुझमड़िया, मड़िया जनजाति, मुड़िया जनजाति, इनको जो है डेवलप करने का, जो मुख्य धारा है समाज के, उससे जोड़ने का काम करता है। तो रामकृष्ण मिशन आपको याद रखना है, रामकृष्ण मिशन जो है इनके आश्रम है नारायणपुर में, जो कि यही काम करते हैं, ठीक है। जनजातीय कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय आदिवासियों के उत्थान के लिए उल्लेखनीय काम कर रहा है। अगला बच्चे, भारत के नियाग्रा किस वाटरफॉल को कहा जाता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ये आपका, अभी तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट बच्चे आपका कौन सी नदी पे है, इंद्रावती नदी पे है, ठीक है। बड़ा ही खूबसूरत आपको दिखेगा, जैसे नियाग्रा वाटरफॉल ना, उसी तरीके से जो है आपका ये है, बहुत खूबसूरत दिखता है। इस तरीके से जो है इंद्रावती नदी आपकी आती है, ठीक है। और जब अभी तो ये आपकी फुल कैपेसिटी में नहीं है, जब पूरी कैपेसिटी में होगा तो पूरा इस तरीके से जो है आपको यहाँ से यहाँ तक आपको पानी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नियाग्रा वाटरफॉल है बच्चे। चित्रकूट जलप्रपात को जो है नियाग्रा कहा जाता है। ये आपका कहाँ पे है,
बस्तर में है। और इस के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि कौन से नदी पे है। नदी है आपकी इंद्रावती। ये जो है बच्चे जलप्रपात, इसकी विशालता, चौड़ाई और घोड़े के नाल के आकार के कारण अक्सर भारत का नियाग्रा इसे कहा जाता है। किसके आकार के कारण? घोड़े के नाल के आकार के कारण। अगला है तीरथगढ़ वाटरफॉल अपनी किस अनूठी संरचना के लिए विख्यात है? देखिए, पहले तो आप नियाग्रा जाएंगे, नियाग्रा के बाद में जाएंगे आप तीरथगढ़। तीरथगढ़ जो आपका वाटरफॉल है ना, ये आपकी कौन सी नदी पे है? ये है आपके कांगेर। ये जो नदी आपको दिख रही है ना, जो पानी आपको दिख रहा है, ये है आपके कांगेर रिवर। ठीक है, पहले तो ये याद रखेंगे, ये है आपकी कांगेर रिवर। कौन सी? कांगेर रिवर है। और ये आपको दिख रहा होगा कि जब आप वाटरफॉल को देख रहे हैं तो बहुत सारी स्टेप्स आपको दिख रही हैं, सीढ़ीनुमा संरचना दिख रही है। ठीक है, यही इसकी खासियत है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे कि ये जो है आपका जो स्टेप वाटरफॉल है, एक तरीके से सीढ़ीनुमा संरचना है, जिसकी वजह से जो है आपका ये फेमस है। ठीक है, सीढ़ीनुमा संरचना। तीरथगढ़ जलप्रपात अपनी अनूठी स्टेप वाटरफॉल या फिर सीढ़ीनुमा संरचना के लिए विख्यात है, जाना जाता है। ठीक है, और है बच्चे कौन सी नदी पे? कांगेर नदी पे है तीरथगढ़ जलप्रपात। ये आपका उसके जगदलपुर के पास है, याद रखना। ठीक है, जगदलपुर के पास है। किस राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है? तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो है आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसके भीतर आपका तीरथगढ़ जलप्रपात आपको मिलेगा। बस्तर जिले में प्रसिद्ध कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है, और नदी भी आपकी कांगेर नदी है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी प्रसिद्ध चूना पत्थर की गुफाएं स्थित हैं? ये तो बड़ी ही खूबसूरत है देखने में। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ जो है इंडिया से नहीं, बाहर से भी जो है आपका टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अगर आप इसे देखेंगे ना, नेचुरली फॉर्म है बच्चे। यहाँ पे जो आपकी ये है केव्स है, नेचुरली जो है आपकी फॉर्म्ड है, मतलब हमने नहीं बनाया इन्हें, ये जो है आपका नेचुरली बनी हुई है। ठीक है, और बड़ी ही खूबसूरत है। कुटुमसर और कैलाश, कौन सी है ये है आपके कुटुमसर और कैलाश। आपको पूछा जाएगा कि कुटुमसर और कैलाश जो है कौन सी नेशनल पार्क के अंदर है, तो जो आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इसके भीतर जो है आपकी यहाँ पे ये चूने पत्थर की दो केव्स हैं, कुटुमसर और कैलाश केव्स। ठीक है, याद रखना इनका नाम भी। अगला है कुटुमसर गुफा की अनूठी विशेषता क्या है? यहाँ पर चमकने वाले पत्थर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो है ब्लाइंड फिशेस देखने को मिलती है, यानी कि अंधी मछलियाँ, उड़ने वाले चमगादड़ देखने को मिलते हैं, या फिर मल्टी कलर्ड वॉल्स यानी कि बहुरंगी दीवारें देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली बच्चे यहाँ पे क्या है ना, ये काफ़ी अंदर तक जाता है। कुछ जगह तक तो जो है आपका सीढ़ी बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, ताकि टूरिस्ट अगर जाए तो वो जा सके वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा अंदर चले जाते हैं तो वहाँ तक जो है सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, बहुत ज़्यादा घनघोर अंधेरा है। ठीक है, उस अंधेरे में जो है मछलियों ने उस अंधेरे में खुद को रहने के हिसाब से ढाल लिया है। ठीक है, तो वहाँ पे जो फिशेज आपको मिलेंगी ना, वो कैसी होंगी? अंधी मछलियाँ होंगी। ठीक है, तो ये जो है इसकी एक खासियत है। बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो कि ब्लाइंड फिशेस को देखने के लिए यहाँ पे जाते हैं। कहाँ पे? कुटुमसर गुफा में। ठीक है, अगला बच्चे छत्तीसगढ़ राज्य का पक्षी बस्तर पहाड़ी मैना किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? ये बच्चे आपको मिलेगा कांगेर वैली नेशनल पार्क में। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा पहाड़ी मैना या फिर बस्तर पहाड़ी मैना। ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ का क्या है? राजकीय पक्षी है। हर स्टेट के अपने अपने सिंबल होते हैं, है ना, स्टेट सिंबल होते हैं ना, उसी में जो है आपका राजकीय पक्षी आ जाता है, राष्ट्रीय पशु आ जाता है, वृक्ष आता है, फूल आता है ना, इस तरीके से जो है आपके सिंबल्स होते हैं। तो इसे आपको याद रखना है कि जो बस्तर मैना है ये जो है छत्तीसगढ़ का क्या है? राजकीय पक्षी है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यहाँ पे तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो कांगेर ये भी नहीं है, घासीदास ये भी नाम अधूरा है, कमार ये भी आपका नाम अधूरा है। ठीक है, इसमें बच्चे आपको याद रखना है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी है, इंद्रावती जो है आपका नेशनल पार्क भी है। ठीक है, और ये इनमें से ऑप्शंस में से जो है छत्तीसगढ़ का इकलौता टाइगर रिजर्व है। अब थोड़ा सा वर्तमान की बात करते हैं कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो वर्तमान में बच्चे अगर आप लोग देखेंगे ना, पहले तो छत्तीसगढ़ में जो है तीन ही थे। राज्य में 3 बाघ अभ्यारण्य, एक तो इंद्रावती हो गया आपका टाइगर रिजर्व, ये बीजापुर जिले में है। उदंती सीता नदी ये आपका गरियाबंद में है। जो अचना कमार है ये आपका मुंगेली में है। ये 3 जो है आपके TR यानी कि टाइगर रिजर्व है। अभी रिसेंटली जो है आपका एक और टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ को मिला है, और इसका नाम है आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो बेसिकली बच्चे ये जो आपका नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है ना, इसमें आपके 2 चीज़ों को मिलाया गया है। एक आपका नेशनल पार्क है, एक आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो जो नेशनल पार्क है वो है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसे मिलाया गया है किस में?
में इसे मिलाया गया है आपका तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य। तो दोनों को मिलाकर के जो है एक TR यानी कि टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, तो अब पूरा नाम क्या हो जाएगा, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पूरा नाम ये हो जाएगा। तो अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है आपके क्या है 4 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे। चौथा जो बना है वो 2 अलग अलग जो प्रोटेक्टेड साइट्स थी उनको मिला करके बना है। जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान था ये आपका कोरिया जिले में आता है। ठीक है, दूसरा जो आपका तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य है ये आता है आपका सूरजपुर में। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को मिलाकर के जो है आपका ये बनाया गया है और ये जो है छत्तीसगढ़ का चौथा TR है, चौथा टाइगर रिजर्व है। और अगर हम भारत में बात करें तो भारत में बचे आपके ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आपका गुरु घासीदास वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चे बड़ी अच्छे से जो है इस नक्शे में आपका दिखाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे देखिए उदंती हो गया, ये आपका सीता नदी हो गया। ठीक है, ये आपके सेंचुरीज़ हैं। उसके अलावा स्टार देखिए ये आपके कांगेर घाटी है, यहाँ पे आपका जो है पाम्ड है। ठीक है, ऊपर आइए यहाँ पे जो है आपका बैरमगढ़ है, ये आपका इंद्रावती हो गया नेशनल पार्क। ठीक है, ऊपर आइए यहाँ पे आपका गोमर्दा हो गया, यहाँ पे आपका जो है भवनपारा हो गया। ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ पे आपका अचना कमार हो गया, यहाँ पे आपका बादल खोल हो गया। ऊपर आइए यहाँ पे आपका संजय है, संजय जो है आपका नेशनल पार्क है। ठीक है, यहाँ पे आइए यहाँ पे आपका सीमार सोत है। ठीक है, ऊपर आइए यहाँ पे आपका तमोर पिंगला है। ठीक है, उस तरीके यहाँ पे देखिए संजय दुबरी हो गया आपका, संजय दुबरी हो गया। ठीक है, और देखिए आप यहाँ पे देखिए बगदारा हो गया आपका। ठीक है, तो ये जो है बच्चे आपके क्या हैं इतने सारे नेशनल पार्क हैं, यहाँ पे इतने सारे जो हैं आपके यहाँ पे सेंचुरीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे जो तमोर पिंगला वाला है जो गुरु घासीदास है, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनाया गया है एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे इस तरीके से जो है आपका छत्तीसगढ़ में क्या है अलग अलग टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व के नाम आपको याद रखना है, कौन सा टाइगर रिजर्व जो है कौन से जिले में है। उदंती सीता नदी गरियाबंद में है, इंद्रावती बीजापुर में है, आपका अचना कमार जो है मुंगेली में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे जो जंगली भैंसा है ना वाइल्ड बफेलो, इसे यहाँ पे गौर भी कहते हैं, भैंसा भी कहा जाता है। ये जो है लुप्तप्राय प्रजाति है। लुप्तप्राय का मतलब समझते हैं ना इंडेंजर्ड, ये खतरे में है। ठीक है, संकट में है और इसे जो है छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा है अपना राजकीय पशु। ठीक है, अब देखिए बस्तर क्षेत्र की आप संपन्नता देखिए। अगर आपको छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी देखना है तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ, कांगेर वैली नेशनल पार्क। अगर आपको छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु देखना है तो आपको जाना पड़ेगा इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है, दोनों जो नेशनल पार्क है इन्हीं में जो है आपका स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल है। ठीक है, तो ये बच्चे आपका अगर आप इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जाते हैं तो वहाँ पे आपको जंगली भैंसा देखने को मिलेगा जो कि एक क्या है एक लुप्तप्राय प्रजाति है और यहाँ पे इसका प्राकृतिक आवास है, मतलब नेचुरली जो है आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। अब चूंकि हम स्टेट सिंबल की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के कुछ और स्टेट सिंबल होंगे जिसे हम एक एक करके देखेंगे। ध्यान से सुनना बच्चे इसे आप। ठीक है, सबसे पहले स्टेट सिंबल की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का ठप्पा, छत्तीसगढ़ सरकार का ठप्पा जहाँ पे भी लगता होगा, मुहर जहाँ पे लगाई जाती होगी वहाँ पे ये सिंबल आता होगा। इस सिंबल में क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ी सी इसकी खासियत हम देख लेते हैं। द ऑफिशियल एम्बलम ऑफ छत्तीसगढ़ इज सर्कुलर इन डिजाइन, गोल है वो तो आपको दिख रहा है, सिंबलाइजिंग यूनिटी एंड आइडेंटिटी एंड इट्स सेंटर इज द नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया। तो इसका जो बीच में है वो तो आप वही देख रहे हैं कि जौ की जो है दो इस तरीके से जो है आपकी वो बालियां लगाई गई हैं, बीच में जो है आपका अशोक चक्र है। ठीक है, तो जो नेशनल सिंबल है उसी से जो है ये चीज़ आपकी ली गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए द अशोक चक्र डिपिक्टेड इन रेड विद वर्ड सत्यमेव जयते ट्रूथ अलोन ट्रिम्स inscribed below it. Surrounding the central emblem are 36 small foot. अब यहाँ पे देखिए बच्चे किनारे किनारे देखिए आपको ग्रीन कलर के जो है छोटे छोटे फोर्ट देखने को मिलेंगे। फोर्ट यानी कि किले देखने को मिलेंगे। तो ये छोटे फोर्ट क्या दर्शा रहे हैं, छत्तीसगढ़ को जो नाम पड़ा है ना इसीलिए पड़ा है, कभी जो है मराठाओं के शासनकाल में यहाँ पे जो है गढ़ थे, फोर्ट थे, अलग अलग छत्तीसगढ़ थे। ठीक है, इसीलिए जो है इस जगह का नाम पड़ा है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये जो आपका सिंबल के किनारे आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर में जो आपके छोटे छोटे किले जो आपके बनाए हुए हैं उन्हें अगर आप गिनने बैठेंगे तो टोटल 36 है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो गढ़ है ये नाम को जो है सिंबलाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है बच्चे छत्तीसगढ़ का क्या है सिंबल है। ठीक है, 36 small fort representing the name Chhattisgarh which means the land of 36 fort. 2 golden stalks of paddy
इन सर्कल द एम्बलम सिंबलाइजिंग एग्रीकल्चर एंड प्रॉस्पेरिटी। एट द बॉटम द इंडियन ट्राई कलर इज शोन इन वेव फॉर्म। नीचे देखिए आपका भारत का तिरंगा आपको दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ पे ऑरेंज है, फिर आपका ग्रीन है, बीच में आपका व्हाइट कलर है, ठीक है। तो तिरंगा जो है आपका यहाँ पे दर्शाया हुआ है। एन एनर्जी सिंबल इज ऑल्सो इंक्लूडेड सिग्निफाइंग द स्टेट फोकस ऑन डेवलपमेंट प्रोग्रेस एंड सेल्फ रिलायंस। द एम्बलम ब्यूटिफाई कैप्चर्स द हेरिटेज वैल्यू एंड द विजन ऑफ द छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपकी हैं। यहाँ पे बच्चे आपका एनर्जी दिख रहा है ना, ये देखिए दोनों तरफ आपके जो है इस तरीके से सिंबल बनाए हुए हैं एनर्जी के। तो जो बेसिकली ये आपका दिखा रहा है कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है लगातार जो है आपका विकास के जो राह है उस पर जो है आपका लगातार जो है आपका काम कर रही है, ठीक है। तो एनर्जी को बेसिकली यहाँ पे आपका दिखाया गया है। तो याद रखना बच्चे क्या क्या है इसमें आपको पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ का जो स्टेट सिंबल है इसमें जो है जो अशोक चक्र है वो कौन से कलर का है आपको दिख रहा है ना, येलो रेड कलर का है, सॉरी रेड कलर का आपको दिखेगा, है ना, क्योंकि आपको ब्लैक एंड व्हाइट भी देखने को मिलेगा, वहाँ पे तो कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता है, लेकिन जब आप उसका कलर फॉर्मेट देखते हैं तो वहाँ पे बच्चे कुछ कलर होते हैं, ऐसा नहीं कि इसका आपने नीला काला कुछ भी बना दिया, है ना। बीच में जो अशोक चक्र है वो आपका रेड कलर में है, उसमें नीचे देखिए आपका सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, नीचे देखिए वहाँ पे आपका तिरंगा है, वेव फॉर्म में आपका है, साथ में जो है आपके दो ब्लू कलर के एनर्जी के साइन है, ठीक है। और किनारे जो सर्कल में आपके 36 से क्या बनाए हुए हैं, छोटे छोटे फोर्ट बनाए हुए हैं जो कि ग्रीन कलर में है, ठीक है। इन सबको याद रखना बच्चा। सबसे पहले जो है आपका ये स्टेट सिंबल है। उसके बाद करते हैं हम बात स्टेट बर्ड के। स्टेट बर्ड को जो है आपका हिल मैना कहा जाता है, बस्तर हिल मैना कहा जाता है। द हिल मैना साइंटिफिकली नोन एज द, चले साइंटिफिक नाम तो नहीं याद रखना आपको। स्टेट बर्ड है छत्तीसगढ़ का, नोन फॉर इट्स रिमार्केबल एबिलिटी टू मिमिक ह्यूमन स्पीच, ठीक है। बेसिकली बच्चे तोता वाला काम करता है, जो मैना है ना ये जो है आपका तोते वाला काम करता है, जो आप इसे सिखाएंगे ये बोल लेगा, ठीक है, तो मिमिक कर सकता है इंसान को। द यूनिक बर्ड इज प्राइमरली फाउंड इन द हिली रीजन ऑफ द बस्तर एंड हैज़ बिकम सिंबल ऑफ द स्टेट रिच बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो जो बस्तर का ऊंचा वाला क्षेत्र है वहाँ पे जो है आपको ये देखने को मिलेगा हिल मैना। पैरट यानी कि जो तोता होता है ना उसके जैसा जो है उसमें आपके गुण होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेट बर्ड। उसके बाद में आता है बच्चे आपका स्टेट फ्लावर, जो है आपका मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा, ठीक है। ये बच्चे आपका गेंदा होता है, आपको पता ही है मैरीगोल्ड इसे कहते हैं। वाइब्रेंट फ्लावर में आता है, अधिकतर पीले रंग का होता है, लेकिन कहीं कहीं केसरिया रंग का भी होता है, ठीक है। तो ये बस इसके बारे में यही आपको याद रखना है कि मैरीगोल्ड जो स्टेट फ्लावर है। उसके बाद में स्टेट एनिमल की बात करें तो ये आता है आपका गौर या फिर जंगली भैंसा या फिर वाइल्ड बफेलो, ठीक है। तो वाइल्ड बफेलो जो है बच्चे आपका इसका है छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है। और इसे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो कम्युनिटी है, मतलब ये जो आपका पाया जाता है, ये पाया जाता है वही फिर से आपका बस्तर और अमरकंटक वाले क्षेत्र में, ठीक है। अर्लियर दे वर कॉमनली फाउंड इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ बस्तर एंड अमरकंटक, है ना। तो धीरे धीरे जो है, हालांकि ह्यूमन इंटरफेरेंस जब आपका बढ़ने लगा तो पॉपुलेशन इनकी कम हो गई, इसीलिए जो है आज की डेट में आपके लुप्त प्राय हैं, इनडेंजर्ड एनिमल है ना। लेकिन अर्लियर यानी कि पहले जो है आपका बस्तर का जो घना जंगल था वहाँ पे बहुतायत मात्रा में थे, और दूसरा जो आपका अमरकंटक वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में वहाँ पे भी जो है आपका ये बहुतायत मात्रा में थे, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है वाइल्ड बफेलो स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़। उसके बाद स्टेट ट्री की बात करें तो साल ट्री है, साल का वृक्ष है। साल वृक्ष जो है बच्चे आपका इसे सोरिया रोबस्टा कहा जाता है, साइंटिफिकली नेम है इसका, ठीक है, साइंटिफिक नेम है। स्टेट ट्री है। इट इज़ अ टॉल एंड स्टडी ट्री विद अ हाइट रेंजिंग फ्रॉम 12 to 30 मीटर्स, 12 से लेकर के 30 मीटर की इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। और ये जो है आपका छत्तीसगढ़ का पूरा जो फॉरेस्ट एरिया है उसका 1/3, उसका जो 1/3 एरिया है वहाँ पे आपको ये वृक्ष देखने को मिलता है, ठीक है। द हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल ट्री इज फाउंड इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इसका अनुपात है, सबसे ज़्यादा जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो बस्तर जिले में देखने को मिलती है, ठीक है। बस्तर जिले में सबसे ज़्यादा साल के पेड़ हैं, विच इज़ वाई बस्तर इज ऑफ्टन कॉल्ड द लैंड ऑफ साल ट्री और द साल फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। इसीलिए बस्तर को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ साल ट्री कहा जाता है, ठीक है, या फिर साल फॉरेस्ट लैंड कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है इसकी वो बस्तर में ही आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो साल के पेड़ को आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ा है, जब भी मैंने आपको जनजातीय के बारे में पढ़ाया है, यहाँ पे जो है आपकी परंपराओं के बारे में पढ़ाया है, तो यहाँ पे बच्चे जनजाति जो है ना वो साल के वृक्ष को पूजती हैं। उनका ऐसा मानना है कि उनके जो लोक देवता हैं, उनके जो देवता हैं, उनके जो भगवान हैं, उनके जो आराध्य हैं वो इसी वृक्ष पे निवास करते हैं, इसीलिए साल के वृक्ष जो है उन जनजातियों में बहुत ज़्यादा पूजनीय माना जाता है, ठीक है। तो इन 4 सिंबल को याद रखना, बेसिक सिंबल है, इनकी जो है विशेषताएं मैंने आपको बता दी हैं अलग अलग, है ना, जो भी इनके जो है विशेषताएं हैं, सिग्निफिकेंस है। और उसके अलावा जो है आपके स्टेट सिंबल, इसे भी याद रखना, ठीक है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। मंदिरा घाट,
अब जाना है आपको एक और जगह घूमने के लिए, तो आप जाएं बच्चे मंदिरा घाट। मंदिरा घाट बेसिकली क्या है, एक शांत प्राकृतिक स्थल है, ठीक है। पिकनिक मनाने के लिए जा सकते हैं, यहाँ पे जगदलपुर के पास में ही है, ठीक है। एक नेचुरल साइट है बेसिकली, है ना, नेचुरल साइट है, जगदलपुर के पास जो है आपका ये स्थित है, सुंदर और शांत प्राकृतिक क्षेत्र। उसके बाद जो है आपका दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में और किस राजा के द्वारा करवाया गया था। दंतेश्वरी मंदिर तो घूमने जाना ही है आपको, है ना। ये बच्चे आपका किसने बनाया था और कौन सी सदी में बनाया था, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। 14वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था और राजा अन्नमदेव के द्वारा जो है इसे बनाया गया था, ठीक है। तो बच्चे काकतीय वंश के एक राजा थे अन्नमदेव, बल्कि पहले राजा थे अन्नमदेव, है ना। ये आए थे आपके नीचे वारंगल से, वारंगल यानी कि आज का तेलंगाना जो है, तेलंगाना स्टेट मालूम है ना आपको, उसी को जो है पुरानी भाषा में मतलब प्राचीन काल में जो है उसे वारंगल कहते थे। तो वारंगल में आपका काकतीय वंश निवास करते थे, उन्हीं में से एक राजा हुए आपके अन्नमदेव। अन्नमदेव ने सोचा कि थोड़ा सा मुझे उत्तर की तरफ जाना चाहिए, अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो बस्तर की तरफ बढ़ने लगे, और बस्तर आज आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पेड़ों की डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उस समय तो क्या ही रहा होगा ये क्षेत्र, है ना। तो बच्चे यहाँ पे जब ये आगे बढ़ने लगे तो ऐसा कहा जाता है कि उनको सिक्योरिटी देने के लिए जो है वहाँ पे एक देवी या फिर देवी जो है इनको ऐसे भी कहीं पे स्टोरीज है कि इनको जो है एक देवी की मूर्ति मिलती है, ठीक है। एक मूर्ति मिलती है और वो उनसे कहती हैं कि आप आगे आगे जाइए, बस एक शर्त है कि आप जो है मुझे पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, जहाँ तक तुम्हें जाना है अपना साम्राज्य का विस्तार करना है आप करिए, लेकिन पीछे मुड़ करके नहीं देखना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये वारंगल से निकलते हैं और धीरे 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 साम्राज्य विस्तार करते 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 ये पहुँच जाते हैं दंतेवाड़ा, जहाँ पे संकनी डंकिनी नदी का संगम होता है। वहाँ पर कहा जाता है कि अचानक से जो माता की पायलों की आवाज़ थी वो आना बंद हो जाती है। अब राजा को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है, वो पीछे मुड़ करके देखता है माता कहाँ गई, है ना, लेकिन माता पीछे ही होती है। और जैसा उन्होंने कहा था कि पीछे मुड़ करके नहीं देखना, नहीं तो मैं आगे नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो वही होता है, वहीं पे रुक जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि वहीं पे जो है उनके हाथ में जो स्टैचू थी उसी की स्थापना करते हुए उन्होंने वहाँ पे दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना की थी, ठीक है। तो स्थापना या फिर संस्थापक जो है आपके अन्नमदेव को कहा जाता है, ठीक है। और कौन सी सदी की कहानी है बच्चे, ये है आपकी 14th सेंचुरी की, 14वीं शताब्दी में जो है आपका ये हुआ था। अगला है बच्चे दंतेश्वरी मंदिर की वास्तुकला की शैली का उदाहरण है। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं कि वारंगल से जो है आपके अन्नमदेव आए थे, तो उन्होंने जब मंदिर बनाया ना बच्चे, तो उसमें जो आपका प्रभाव है वो चालुक्य शैली का है, ठीक है। चालुक्य शैली में जो है इन्होंने ये मंदिर बनाई हुई है। अगला है जगन्नाथ मंदिर जगदलपुर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएं किससे बनी हुई हैं। अब ये जगन्नाथ टेम्पल आप लोगों ने कहीं पे सुनी हुई होगी, बहुत फेमस टेम्पल है आपके, बहुत फेमस जगह है जगन्नाथपुरी, ठीक है। जब हम भारत के 4 धाम यात्रा की बात करते हैं उसमें आपका एक धाम हमारा जो है पूरब में है, जो है आपका जगन्नाथपुरी, जो कि उड़ीसा में है ना। पुरी वहाँ पे एक जगह है, तो वहाँ पे टेम्पल है आपका जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। अब सिमिलर बच्चे देखिए, सेम टू सेम जो है आपका जैसे जगन्नाथ टेम्पल है ना वहीं पे, उसी तरीके से जो है आपका, ऐसे नहीं कि सेम टू सेम बना दिया है, लेकिन उसको जो है आपका कॉपी किया गया है एक तरीके से। तो जगदलपुर में भी आपको जगन्नाथ टेम्पल मिलेगा और यही यहाँ पे भी उन्हीं भगवानों को रखा गया है जो कि आपके पुरी में है, उड़ीसा में है, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेचू हैं बच्चे यहाँ पे, यहाँ पे आपके सुभद्रा, देवी सुभद्रा की है, भगवान जगन्नाथ की है और भगवान बलभद्र की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेचूज है ना वो लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है। याद रखना बच्चे कि कास्ट यानी कि लकड़ी की बनी हुई प्रतिमाएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब आपको जाना है जगदलपुर में इस मंदिर में, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर अगर घूमने जाना है तो कहाँ पे जाएंगे, आपको जाना पड़ेगा जगदलपुर में। यहाँ पे जो है जगन्नाथ मंदिर मिलेगी और यहाँ पे तीनों ही देव देवताओं की यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो लकड़ी की बनी हुई है, कास्ट की बनी हुई है। अगला है बच्चे, बस्तर का कौन सा उत्सव उड़ीसा के गुंडीचा पर्व का स्थानीय रूप माना जाता है। बस्तर दशहरा है, मावली जात्रा है, गोंचा पर्व है या फिर आपका मंडाई मेला है। अब ये जो फेस्टिवल आपका होता है, यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, 3 रथ हैं, 3 आपको यहाँ पे चैरियोट यानी कि रथ देखने को मिलेंगे। और ये जो 3 रथ हैं ये हमें किस चीज़ की याद दिला रहे हैं बच्चे, ये हमें याद दिला रहे हैं जगन्नाथ में जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है ना। वहाँ पे भी आपकी रथ यात्रा होती है ना, सिमिलर उसी टाइप से जो है यहाँ पे भी आपकी रथ यात्रा निकलती है, बस इस फेस्टिवल का नाम कुछ और है। इस फेस्टिवल का नाम है गोंचा पर्व, ठीक है। गुंडीचा भी कहीं कहीं पे लिखा होगा, वो भी यही है आपका गुंडीचा, ठीक है। गुंडीचा कहिए गोंचा कहिए एक ही बात है। तो गोंचा पर्व जो है ये भी आपका जगदलपुर में ही सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे भी आपका सेम वही है बच्चे, तीनों ही
जो देवी देवता हैं उनके जो है रथ बनाया जाता है और इस तरीके से एक यात्रा निकाली जाती है। हालांकि वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं कैपेसिटी जो है आपका यहाँ पे कम है, क्योंकि ये आपका एक छोटे एरिया में है। ठीक है, सिमिलर वही फेस्टिवल जो है कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया गया है, बस याद रखना है कि नाम इसका कुछ और है। तो ये है आपका गोंचा फेस्टिवल। कहाँ पे होता है बच्चे? जगदलपुर में होता है। ठीक है, ये से जो है आपका उड़ीसा का जो गुंडीचा पर्व है ना, उसी का स्थानीय रूप है ये। अगला है आपका गोंचा पर्व का सबसे विशिष्ट और अनूठा आकर्षण क्या है? तो यहाँ पे जब भगवान जगन्नाथ की जब उनकी यात्रा निकलती है, ठीक है, रथ यात्रा जब निकाली जाती है ना, तब लोग बच्चे भगवान को, अपने आराध्य को सलामी देने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन उन सलामी को देने के लिए वो क्या करते हैं? बंदूक का इस्तेमाल नहीं होता है। उन सलामी देने के लिए वो पिचकारी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पिचकारी जो है बांस से बनी हुई होती है और उसे तुपकी कहते हैं। ठीक है, एक जो है जंगली फल होता है, छोटे छोटे ग्रीन कलर के बीज होते हैं, उसको जो है आपका तुपकी के अंदर डाल करके इस तरीके से जो है सलामी दी जाती है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है तुपकी सलामी। तो ये जो तुपकी सलामी है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? जब आप गोंचा फेस्टिवल अटेंड करेंगे ना, गोंचा फेस्टिवल, तब आपको जो है तुपकी सलामी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तुपकी सलामी जो है गोंचा फेस्टिवल का एक बहुत अट्रैक्शन का पार्ट है। यहाँ पे देखिए बच्चे, इस तरीके से तुपकी सलामी देते हैं। ठीक है, तो जो तुपकी बनी होती है वो भी आपको याद रखना है कि बांस की बनी होती है। ठीक है, और तुपकी सलामी आपको पूछा जाएगा कौन से फेस्टिवल के अंतर्गत दिया जाता है? तो गोंचा फेस्टिवल है। अगला है बस्तर दशहरा मुख्य रूप से किसे समर्पित होता है? एक तो यहाँ पे गोंचा है, दूसरा है आपका बस्तर दशहरा। अब दशहरा नाम सुन करके हमारे दिमाग में तो वही आता है जो मोस्ट ऑफ द जो आपका नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट है, वहाँ पे जिस रीजन से बस्तर दशहरा मनाया जाता है, यहाँ पे भी वही होता होगा। लेकिन नहीं बच्चे, यहाँ पे बस्तर दशहरा बिल्कुल अलग तरीके से मनाया जाता है। ये दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला दशहरा है। 75 डेज तक बच्चे आपका दशहरा चलता है। ठीक है, और इसका रीज़न बिल्कुल अलग है। इसमें आपका क्या होता है, बेसिकली जो माँ दंतेश्वरी हैं, ठीक है, माँ दंतेश्वरी हैं, उनको जो है समर्पित है आपका ये दशहरा। तो बस्तर दशहरा जो है आपका, यहाँ पे माँ दंतेश्वरी और जो आपके लोकल देवी देवता है, अन्य स्थानीय देवी देवता हैं, उनको समर्पित है, याद रखना। ठीक है, इसका रीज़न वो नहीं है। जैसे हम नॉर्थ इंडिया में आप लोग देखते हैं ना, रावण का पुतला दहन किया जाता है, बुराई पे अच्छाई की जीत को सेलिब्रेट किया जाता है, विजयदशमी के रूप में मनाए जाते हैं, वो दूर दूर से जो है इसका लेना देना उससे नहीं है। ठीक है, तो बस्तर दशहरा है माँ दंतेश्वरी और जो यहाँ पे लोकल जो स्थानीय देवी देवता हैं उनको आपका पूरा डेडिकेटेड है। अब बस्तर दशहरा जो है आपका जब स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पे एक सबसे पहले एक रस्म होती है। ठीक है, जिसमें रस्म में क्या होता है कि यहाँ पे एक कुंवारी देवी है, इनका नाम है काछिन देवी। तो काछिन देवी से जो है आपका परमिशन लेने की एक रस्म होती है। ठीक है, परमिशन भी ली जाती है और एक तरीके से आशीर्वाद भी लिया जाता है कि अब जो 75 डेज तक जो सेलिब्रेट हम करने वाले हैं, जो फेस्टिवल हम मनाने जा रहे हैं, उसे जो है सक्सेसफुली होने की एक तरीके से हमें आशीर्वाद दीजिए और अनुमति दीजिए, परमिशन मांगी जाती है। तो उसके लिए बच्चे एक लड़की को जो है चुना जाता है, जैसे काछिन देवी कहा जाता है। ठीक है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वहाँ पे। ठीक है, तो लड़की को चुना जाता है, उसके बाद जो है कांटों से बना हुआ एक बिस्तर होता है, उस बिस्तर में जो है आपका लेटाया जाता है, फिर जो है देवी परमिशन देती है। इस तरीके की एक रस्म होती है। तो इस रस्म को क्या कहा जाता है? काचिन गादी कहा जाता है। ठीक है, काचिन गादी होती है। बस्तर दशहरा जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने में सबसे पहले जो है यही रस्म होती है, पहले दिन जो है आपका यही होता है बच्चे। ठीक है, उसके बाद एक और रस्म बच्चे आपकी होती है, बस्तर दशहरे में विशाल रथों के निर्माण कार्य की शुरुआत का प्रतीक कौन सी रस्म होती है? देखना, अब जो अभी हमने देखा था जो रथ यात्रा आपके गोंचा फेस्टिवल में निकली है ना, उसी तरीके से एक रथ यात्रा जो है बस्तर दशहरे में निकलती है, लेकिन उसमें भगवान अलग होते हैं। माँ दंतेश्वरी का जो है आपका एक रथ बनता है। ठीक है, जो लोकल देवी देवता हैं उनके लिए जो है आपका रथ बनाया जाता है। तो जिस दिन जो आपका बड़ा रथ होता है उसका निर्माण होता है, उसका निर्माण करने से पहले साल का जो पेड़ होता है उसके डंडे होते हैं, मतलब उसका जो है आपका पूरा एक लकड़ी का जो है आपका टुकड़ा होता है, उसको जो है ज़मीन में गाड़ा जाता है। वो बेसिकली इस चीज़ का संकेत है कि आज से जो है रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ठीक है, तो इस रस्म को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं डेरी गडाई। क्या कहा जाता है बच्चे? इसे कहा जाता है डेरी गडाई। तो डेरी गडाई दशहरे की दूसरी महत्वपूर्ण रस्म है जो कि विशाल रथ निर्माण कार्य की शुरुआत का प्रतीक है। इसी दिन से जो है रथ बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बच्चे आपका क्या होता है,
बस्तर दशहरे में 9 दिनों तक बिना अन्न जल के कठोर तपस्या करने वाले युवक को क्या कहा जाता है? इसे जो है आपका जोगी कहते हैं, है ना। तो जो जोगी समुदाय है और जोगी कम्युनिटी है और जो आपकी माँ दंतेश्वरी हैं, उनके बीच में जो है आपका बहुत सारी कहानियाँ हैं, मतलब उनके जो है आपका एक तरीके से कहानियाँ हैं। तो उस कहानियों को यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उनके उपासक के रूप में जो है जोगी समुदाय के एक व्यक्ति को चुना जाता है। 9 दिन तक जो है आपका वो बिना जल ग्रहण किए, बिना खाना ग्रहण किए जो है लगातार जो है इस तरीके से वो क्या करते हैं, यहाँ पे उपासना करते हैं, ठीक है। तो ये जो कठोर तपस्या करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसे जोगी कहते हैं। और ये जो आपकी रस्म होती बच्चे, इसे जोगी बैठाई कहते हैं। क्या कहते हैं? जोगी बैठाई, याद रखना इसे, ठीक है। हलवा जनजाति का एक युवक होता है, इसे जोगी कहते हैं। और 9 दिनों तक जो है आपका वो माँ दंतेश्वरी के सामने इस तरीके से क्या करता है? फास्टिंग करता है, ठीक है। अगला बच्चे, बस्तर दशहरे में किस ऐतिहासिक सार्वजनिक सभा में आदिवासी समुदाय अपनी समस्याएं रखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दशहरा आपका खत्म हो गया, दशहरा खत्म होने पे एक लास्ट इवेंट होता है जिसे कहा जाता है आपका मुरिया दरबार। तो मुरिया दरबार जब राजा का समय था, जब यहाँ पे काकतीय वंश के राजा थे, तब क्या होता था कि राजा के सामने जो है जितनी भी जनजातियाँ हैं वो आते थे, अपने प्रॉब्लम्स बताते थे, ठीक है, और उसको जो है सॉल्व किया जाता था। इस तरीके से एक दरबार का आयोजन किया जाता था, ठीक है। अब अभी तो राजा है नहीं, तो अभी क्या होता है बच्चे कि प्रशासन आता है, या फिर जो क्षेत्र के MLA होंगे, क्षेत्र के MP होंगे, जो वहाँ पर DM होंगे, उनको जो है बुलाया जाता है और वहाँ के जो आदिवासी जो लोग हैं वो जो है अपनी समस्याएं सुनाते हैं। तो उसे जो है आपका मुरिया दरबार कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे मुरिया दरबार कहा जाता है, ठीक है। तो मुरिया दरबार जो है आपका जब फेस्टिवल आपका एंड होने पे होता है, तब इस तरीके से मुरिया दरबार सजाया जाता है। अगर आप 2024 की 2024 में बच्चे आपका जो गणतंत्र दिवस पे परेड निकलती है ना, सभी को पता है कि गणतंत्र दिवस पे हर राज्य जो है अपनी एक झांकी लेकर के आता है। तो इस झांकी में जो इस बार की छत्तीसगढ़ की जो अपनी झांकी थी, उसमें मुरिया दरबार को ही दिखाया गया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बच्चे जो है ना, ये मुरिया दरबार को दिखाया गया है, ठीक है। तो मुरिया दरबार आपको याद रखना है कि बस्तर दशहरे में जो लास्ट रस्म होती है वो यही होती है। अगला है, जनजातीय गांवों में स्थित स्थानीय ग्राम देवी देवताओं या पूर्वजों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो बच्चे इन्हें देवगुड़ी कहा जाता है। ये देखिए छोटी छोटी मंदिरें होती हैं, बेसिकली इनके जो क्षेत्रीय भगवान हैं या फिर स्थानीय ग्राम देवी देवता हैं या फिर प्रकृति से रिलेटेड जो भी इनकी शक्तियाँ हैं, जिनको ये पूजते हैं, मानते हैं, उनके रस्म रिवाज जो भी करना होता है उनका, वो जो है इस तरीके के स्थल पे किया जाता है। छोटी सी जो है आपको जगह दिख रही होगी, इसे देवगुड़ी कहते हैं ना, मतलब कि गांव की मंदिर है ये। अगला है, बस्तर की मुरिया और मड़िया जनजातियों में पाई जाने वाली सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्था कौन सी है? इसको तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। यह है बच्चे आपका घोटुल, ठीक है। घोटुल के बारे में सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा लिया है। मुरिया और मड़िया जैसी जनजातियों में ये आज भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन बच्चे यहीं पे समाप्त करते हैं। एक लास्ट में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुनते हुए जाइए। अभी भी आपके पास में समय है, NMDC का एग्ज़ाम अभी डेट नहीं आने वाली है, आप सभी को पता है। तो बहुत अच्छा आपके पास में टाइम है कि आप अपना छत्तीसगढ़ और बाछिली, छत्तीसगढ़ में किरंदुल और बाछिली कॉम्प्लेक्स के लेकर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोगों को छत्तीसगढ़ पढ़ना है, बस्तर पढ़ना है, दंतेवाड़ा पढ़ना है। इन तीनों चीज़ों को पढ़ने के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा लाइव क्रैश कोर्स, ठीक है। किसी भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया, आपको पता है ये तो आना ही है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है, तो ये तो बच्चे आना ही है। तो लाइव कोर्स जो है इसका चल रहा है, इसे जो है खरीदने के लिए आपको मेक इट इजी स्किल मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाना है। इसके साथ में एक बहुत अच्छा ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, जिन बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है फील्ड अटेंडेंट के लिए, आपका बच्चे ये एग्जाम पूरी तरीके से नॉन टेक्निकल होने वाला है और नॉन टेक्निकल का कंप्लीट कोर्स जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेक इट इजी स्किल पे आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं NMDC से रिलेटेड, जो भी आपकी नीड है, जो जिस ट्रेड से बच्चा है उसके लिए बच्चे हर ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं, फीटर के हैं, वेल्डर के हैं, ठीक है। आपने NMDC की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये जो है आपके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, मेक इट इजी स्किल, ठीक है। एक बार जरूर जाइएगा हमारी एप्लीकेशन में, ये क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। उसके अलावा अगर आप लाइव बैच से जुड़ना चाहते हैं तो वो मैंने आपको बताया मेक इट इजी स्किल है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जो है आपका क्रैश कोर्स चल रहा है लोकल जीके के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा कंटेंट बच्चे वहाँ पे दिया जा रहा है, एक बार ज़रूर जो है चेक करिएगा क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो तो अंदर देखने के लिए आपको पे करना ज़रूरी होगा ना, लेकिन पहले आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ा ली हैं, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। तो वो आप लोग देख सकते हैं बाहर से भी बिना पे किए हुए, ठीक है। तो एक बार जाना ज़रूर मेक इट इजी स्किल मोबाइल एप्लीकेशन पर, बहुत सारे ऑप्शन जो है आपको फर्दर एक बार देख करके मिलेगा, तो डाउनलोड जरूर कर लेना, एक बार विजिट जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।